हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का स्वरूप कैसा होता है, नागरिक शास्त्र एक विज्ञान कैसे है, नागरिक शास्त्र का और विषयों से कैसे जो है इंटरलिंकिंग है, कैसे जो है जुड़ाव है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले वाले यानी कि इसके पहले वाले पार्ट में, पहले वाले वीडियो में या इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है, नागरिक शास्त्र की परिभाषा क्या है, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द के आधार पे अर्थ हमने देखा था। विभिन्न जो है विद्वानों के द्वारा उसकी डिफिनीसन को हमने समझने की कोशिश की थी और उसका एरिया यानी कि क्षेत्र देखा था कि कहाँ कहाँ पर नागरिक शास्त्र जो है क्षेत्र का विस्तार होता है, यानी कि किस किस एरिए में ये स्टडी करता है, किस किस एरिए में अध्ययन करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया। अब इस वीडियो में हमारा उद्देश्य होगा समझने का, वो है नागरिक शास्त्र का स्वरूप। तो ध्यान से और कंसल्टेंट होकर समझिएगा, देखिएगा, और गारंटी है इसके बाद आपको कहीं और भी देखने का वीडियो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नागरिक शास्त्र का स्वरूप तो सब कुछ हमने देख ही लिया था कि भैया नागरिक शास्त्र का स्वरूप ये मतलब अर्थ क्या है कि भैया नागरिकों से संबंधित, राज्य से संबंधित प्लस संस्थाओं से संबंधित, इन सभी चीज़ों से संबंधित प्लस नागरिक के हर एक क्षेत्र को डेवलप्ड करना, उसके मतलब सर्वांगीण विकास हेतु, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु, संस्थाओं के सर्वांगीण विकास हेतु ये क्या करता है, अध्ययन करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे नागरिक शास्त्र का स्वरूप कैसा होता है। इसके अंतर्गत आप ये जानेंगे कि नागरिक शास्त्र जो है, स्वरूप का मतलब आपको पहले ये मैं बता दूं कि नागरिक शास्त्र का स्वरूप शब्द का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, नागरिक का शास्त्र, ऐसा शास्त्र, ऐसी बुक, ऐसी किताब, ऐसी नॉलेज जो हमें नागरिकों के बारे में बताए। अगर हम केवल इसी शब्द के ऊपर जाएँ तो जैसे कहते हैं कि नागरिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र और जो है तमाम प्रकार के शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, तो शास्त्र मतलब ये एक किताब हो गई, एक बुक हो गई और उस बुक में उसी चीज़ से रिलेटेड उसमें नॉलेज है। तो सीधा सीधा है कि ऐसा शास्त्र जिसमें नागरिकों से संबंधित तमाम प्रकार के जो है स्टडी मटेरियल हों, उसे हम क्या कहेंगे, नागरिक शास्त्र कहेंगे। तो नागरिक शास्त्र का स्वरूप का मतलब है कि इस नागरिक शास्त्र का स्वरूप कैसा है कि भैया साइंटिफिक है कि ऐसे कपोल कल्पना की जा रही है। जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, वो है कैसा, मतलब विशेषण जिसे कहते हैं कि एडजेक्टिव, वो खासियत, खूबी, ये सारी चीज़ें क्या किसके अंतर्गत आएंगी, स्वरूप के अंतर्गत। वो किस तरह का मॉडल है, कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया। तो नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला, यह दोनों ही विज्ञान का अर्थ परंपरागत रूप में विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि विज्ञान उसी विषय को कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षण और परीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान की परिभाषा करते हुए क्या बताया जाता है हमें कि विज्ञान उसी विषय को कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षण मतलब भैया लैब में जाकर परीक्षण करना। ठीक है, पर्यवेक्षण और परीक्षण, पर्यवेक्षण मतलब उस पर निगरानी देखना, ये सारी चीज़ें करना कि विकास हो रहा है क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें, जिसके नियम पूर्णतः निश्चित तथा अटल होते हैं। किंतु विज्ञान की यह परिभाषा अत्यंत संकुचित है। विषय का ऐसा विज्ञान कहलाता है जो विधिवत निरीक्षण, अनुभव तथा अध्ययन द्वारा प्राप्त किया गया हो। यानी कि एक ये भी पहलू है विज्ञान का, एक पहलू ये होगा कि भैया पर्यवेक्षण और परीक्षण हो, दूसरा पहलू ये है कि विधिवत निरीक्षण, अनुभव और अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जाए, जिसके तथ्यों को समायोजित, क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत किया गया हो। ये भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। इतनी बातें कन्फर्म हो गई। विज्ञान के उपर्युक्त लक्षणों से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान कहलाने के लिए उस विषय के नियमों का पूर्णतया निश्चित और अटल होना आवश्यक नहीं है। केवल इतना ही आवश्यक और पर्याप्त है कि उस विषय का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे और क्रमबद्ध रूप में किया जाए।
ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा। विज्ञान का मतलब केवल ये नहीं है भैया लैब में अगर हम चीज़ें लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रूफ हो जा रही हैं तो वही चीज़ें विज्ञान है, वही सब्जेक्ट विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये भी है, एक दूसरा पहलू है कि निरीक्षण, अनुभव और अध्ययन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। तो दूसरे वाले एस्पेक्ट से, दूसरे वाले पहलू से नागरिक शास्त्र को हम ये प्रूफ करेंगे कि भैया नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, नागरिक शास्त्र एक कला भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया स्वरूप। ठीक है स्वरूप के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा सा विज्ञान की विशेषताएं हम जान लेते हैं कि भैया विज्ञान की विशेषता क्या हो सकती है। जैसे कि गार्नर और अन्य विद्वानों के द्वारा विज्ञान की जो परिभाषा दी गई है उनके आधार पर यह बताया जाता है कि भैया विज्ञान जो है उसकी कुछ विशेषता होती है। जैसे विज्ञान वह ज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त विषय सामग्री विधिवत निरीक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर की जाती है। इस विज्ञान मतलब इस प्रकार विज्ञान में अध्ययन सामग्री वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त की जाती है, कपोल कल्पना के आधार पर नहीं। और विज्ञान विशेषता समाज विज्ञान के लिए उस विषय के नियमों का पूर्णतया निश्चित और अटल होना आवश्यक नहीं है, परंतु इन विषयों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध होना आवश्यक है। यही चीज़ें देखिए यहाँ पर भी बताई जा रही हैं कि भैया विज्ञान की विशेषता यही है। तो इसमें एक आस्पेक्ट जो है, एक पहलू जो आ रहा है कि परीक्षण पर्यवेक्षण करना, उस चीज़ से हट कर जो दूसरा वाला पहलू जो आ रहा है, दूसरा वाला आस्पेक्ट आ रहा है कि भैया विज्ञान उसे भी कहा जा सकता है जो पर्यवेक्षण और परीक्षण ना करके उन विषयों पर क्या किया जाए, निश्चित रूप से उस पर क्या किया जाए भैया, निरीक्षण किया जाए और विधिवत अनुभव किया जाए, देखा जाए, समझा जाए और तर्क वितर्क किया जाए, प्रूफ किया जाए। इसके आधार पर भी हम विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विज्ञान की विशेषताएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया नागरिक शास्त्र के विज्ञान होने पर तमाम प्रकार की आपत्तियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नागरिक शास्त्र जो है विज्ञान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, तो कन्फ्यूजन हमको नहीं पालना है। थोड़ा सा हमको समझना है कि नागरिक शास्त्र कैसे विज्ञान है और नागरिक शास्त्र अगर विज्ञान नहीं है तो कैसे विज्ञान नहीं है, और नागरिक शास्त्र कला कैसे है। तो यहाँ पे गार्नर एक विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि नागरिक शास्त्र के विज्ञान होने पर जो आपत्तियां हमको बताई जा रही हैं, उन आपत्तियों में एक आपत्ति ये है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। सर्वमान्य तथ्यों मतलब कई प्रकार के तथ्य मतलब जो है स्टेटमेंट टाइप में तथ्य, मतलब कुछ प्रूफ करने वाले तथ्य। ऐसा नहीं होता कि इस स्टेटमेंट से, इस बात से यह प्रूफ हो जाए कि यह विज्ञान है। तो नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र में गणित के 2 और 2 4 का या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भांति ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हैं। जैसे क्या होता है कि कोई फार्मूला टाइप तो है नहीं इसमें कि मतलब E बराबर mc² या फिर दूरी चल बराबर दूरी बटे समय, ये सब तो कुछ है नहीं। कुछ मतलब तथ्य ऐसे हैं नहीं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे फार्मूलाज नहीं है, ऐसे जो है नियम नहीं है। बट इसमें कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो निरीक्षण करने पे पता चलती हैं, अनुभव करने पे पता चलती हैं। यदि एक ओर आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरी ओर अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता का, यदि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक जो है विद्वान हुआ करते थे, अबेसीज और लास्की ये सब विद्वान हैं, इन्होंने क्या किया कि सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं, सदनात्मक व्यवस्था के समर्थक हैं, और लैगी, सिजविक और ब्लंटस्ली एक सदनात्मक व्यवस्था के नितांत विरोधी हैं। अन्य बातों के संबंध में भी इस प्रकार के भेद विद्यमान हैं। तो यहाँ पर गार्नर ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश हमको ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में जो है तथ्य ही आप खोजिए, उस पर निरीक्षण करिए या स्टडी करिए, अध्ययन करिए और अनुभव करिए। जैसे क्या होता है, अगर समाज में हमें कुछ करना है या नया करना है या उसमें कुछ इनोवेशन करना है तो क्या
हम किसी फार्मूले के तहत करेंगे, वहाँ पे तो फार्मूला तो काम नहीं आएगा। वहाँ पे हमको प्रैक्टिकली लोगों के बीच में जाना होगा, देखना होगा, समझना होगा, निरीक्षण करना होगा, फिर जो है उसको एक्सपीरियंस के आधार पे एक डिटेल्ड हमें रिसर्च पेपर बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो यही कारण हमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया पहला कि सर्वमान्य तथ्यों का भैया अभाव होता है, किसमें? नागरिक शास्त्र में। दूसरा ये बताया जाता है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। जैसे कि भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है। कार्य और कारण में जैसे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कार्य कारण है। तो भौतिक एवं रसायन विज्ञान में क्या होता है? कार्य और कारण, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया, कि ये फार्मूला वाला जो है तत्व तो इसमें मिलाएंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट यही होगा। तो ये बताया जाता है अगर हम बल देंगे तो खिसकेगा। तो इस तरह भौतिक और रसायन में ऐसा होता है। बट नागरिक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अनेक पेचीदे कारणों का परिणाम होती हैं। तो भैया एक तरीके से आप तो ये भी तो कह सकते हैं वहाँ पर भी तो क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, हर जगह क्रिया प्रतिक्रिया है। बस उस चीज़ को एक संकुचित भाव से हम देखते हैं केवल भौतिक में, भौतिक विज्ञान में। भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हर एक जगह होता है, हर एक जगह होता है। अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे, अगर आप खाना खाएंगे तो आपका पेट में जो कमी होगी ऊर्जा की वो भर जाएगी, ठीक है। आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप भी किसी और को थप्पड़ मारेंगे। अगर राज्य में कुछ नया करना है तो उसके लिए कुछ लाना पड़ेगा, कुछ नियम कायदे कानून लाने पड़ेंगे। जब नियम कायदे कानून आएंगे तो लोग अनुशासित भी होंगे, लोगों का दंड दिया गया, इसे लोगों को दंड दिया गया, क्रिया हो गई। जब लोगों को दंड दिया गया तो कुछ भ्रष्टाचार कम हो गए, कुछ चोरी डकैती कम हो गई। तो ये क्या हो गया? उसका प्रतिक्रिया हो गई, यानी कि जो क्रिया की गई उसके बाद क्या क्रिया हो गई वही क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो यही तो हुआ। तो इसी को ध्यान समझने की कोशिश है, मतलब करनी चाहिए हमको कि भैया हर जगह हम E = MC² नहीं ला सकते, लेकिन हर जगह क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम ज़रूर ला सकते हैं, ज़रूर सोच सकते हैं। थोड़ा सा केवल सोचने की ज़रूरत है हमें, याद रखिएगा इस चीज़ को। और सामाजिक विज्ञानों की तरह नागरिक शास्त्र जीवित प्राणी यानी कि मनुष्य जैसे नागरिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, या भौतिक विज्ञानों की तरह निर्जीव पदार्थों का अध्ययन नहीं करता। अरे ये सब क्या चीज़ें हैं कि मतलब भौतिक विज्ञान की तरह निर्जीव जो है चीज़ों का अध्ययन नहीं करता है, जिसका मतलब ये विज्ञान नहीं है। तो सारी आपत्तियाँ बताई जा रही हैं, बस उनको पढ़ना है, अन्यथा हमको ये देखना है कि भैया है, ठीक है। कारण संबंधों का अभाव पाया जाता है, तो इस तरह से इसके कार्य और कारण में अभाव पाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कुछ विद्वानों के द्वारा। तीसरा है कि पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव पाया जाता है। तो वही बात मैंने पहले ही बता दिया, ये कोई पदार्थ तो है नहीं, एक सोसाइटी, एक राज्य, एक नागरिक है। इनको हम किसी संस्था में रख कर, किसी गुट में, किसी एक समुदाय में रख कर ही निरीक्षण और अनुभव कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई हम जो है लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। कोई पदार्थ तो है नहीं, वो पदार्थ है नहीं, मतलब लैब में ले कर जाने के लिए कोई ऐसे पदार्थ तो है नहीं, तो उनके ऊपर हमें जो होता है निरीक्षण करने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि भैया ये जो है पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव वाला सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये नागरिक शास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता है। अगला आता है, लास्ट है, अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं है। इसमें क्या होता है ये बताया जाता है विद्वानों के द्वारा कि विज्ञान वस्तुपरक मतलब वस्तु वाली है। कोई वस्तु होगी, जैसे कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, जैसे अगर साइकिल के बारे में हमको जानना है तो साइकिल हो गई, किसी एलिमेंट के को जानना हो गया, मेटल हो गया, द्रव्य हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? वस्तु हैं। बट इसकी जो मतलब अध्ययन विधियाँ होती हैं वो निर्जीव भी होती हैं। कारण होने के कारण, मतलब निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इनके अध्ययन में लगा रहता है। लेकिन नागरिक शास्त्र के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना अर्थात तटस्थता के साथ अध्ययन कर पाना बहुत कठिन। उपयुक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। सीधा सीधा ये लोग मतलब बहका देते हैं यार। इसमें ये बताया जाता है कि जब भैया कोई वस्तु है तो आप तटस्थता अपनाएंगे। तटस्थता अपनाएंगे नहीं मतलब ना तो किसी के पक्ष में ना तो किसी के विपक्ष में। लेकिन अगर कोई समाज है, कोई संगठन है, हालांकि ये बात सही है, ये बात सही है। जैसे अगर आपको किसी संस्था का
कोई मेजर नियुक्त कर दिया जाए, कोई मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया जाए या उसका मतलब मेन प्रमुख नियुक्त कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जो है पक्ष में आप कोई तर्क दे दें या फैसला सुना दें या कुछ नियम कायदे कानून बना दें, या किसी संस्था के पक्ष में। तो इस तरह से कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं, गलत नियम गलत कायदे कानून बन सकते हैं। ये हालांकि सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो जाए। इंटेंशन तो ये हमारा होना नहीं चाहिए कि भैया हम गलत जो है फैसले सुनाएं या गलत कुछ करें। हमारा तो इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव वे में होगा। संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो तो पॉजिटिव सकारात्मक भाव से लिखी गई हैं, भले उसका जो है लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हों। आज संसद में अगर 70 से 80% लोग जो है जो सांसद हैं यानी कि एमपी हैं, वो भले मतलब गलत हों, भले मतलब रेपिस्ट हों या फिर जो है वो तमाम प्रकार के गलत कामों में लिप्त हों, उससे तो नहीं लेना देना है, ठीक है। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते ना कि मतलब संविधान में जो चीज़ें बताई गई हैं वो गलत हैं। संविधान में बताई गई चीज़ें गलत नहीं है, उसको गलत ढंग से यूज़ किया जा रहा है, इसलिए वो गलत हमको नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नहीं तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद अब नागरिक शास्त्र विज्ञान है, इसके संदर्भ में बातें होंगी कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान कैसे है ये बताया जाएगा। अगर हम विज्ञान की संकुचित परिभाषा को ग्रहण कर लें तो नागरिक शास्त्र के विज्ञान होने पर आपत्ति की जा सकती है, बट वास्तव में विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक नहीं है कि संबंधित विषय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अथवा नियम अटल हों। ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में पदार्थ विज्ञान की परिभाषा को नागरिक शास्त्र जैसे समाज विज्ञान पर लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि आप किसी वस्तु से संबंधित जो विज्ञान आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं और बता रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस नियम कायदे कानून को आप नियम को, यहाँ पे कायदे कानून नहीं होगा, नियम को, जैसे E=mc², इस नियम को आप नागरिक शास्त्र जैसे सामाजिक विषयों पे नहीं थोप सकते हैं, नहीं लागू कर सकते हैं। बट समाज विज्ञान जो है यानी सामाजिक विज्ञान जो है, उसकी दृष्टि अगर देखा जाए तो नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। इसके विज्ञान होने के पक्ष में कई बातों का हम जो है वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन, एक साइंटिफिक स्टडी का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करना, अध्ययन करना। नागरिक शास्त्र का अध्ययन पूर्णतः क्रमबद्ध रूप में किया, देखिए मैंने बताया अभी, क्रमबद्ध रूप में करना, यही मतलब सीरियल बाय सीरियल, एक सीरियल में, एक क्रम में, एक सुव्यवस्थित सुसंगठित, ये तरीका जो है मतलब सुव्यवस्थित सुसंगठित का ज्ञान जो हम करते हैं, मतलब ज्ञान लेते हैं या स्टडी करते हैं, वही विज्ञान के अंतर्गत आता है। और नागरिक शास्त्र के नियम और सिद्धांत किसी प्रकार की कल्पनाओं पर नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। अगर हमें ये पता करना है कि आज का समाज कैसा है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको पास्ट में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा भूतकाल में यानी कि थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। तो इस तरीके से हम भूतकालीन स्वरूप के आधार पर वर्तमान का और वर्तमान के आधार पर भविष्य का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तमाम प्रकार के सामाजिक विषयों का, केवल नागरिक शास्त्र का ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार परीक्षण के आधार पर हम भविष्य के लिए भी सिद्धांत निश्चित कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला मतलब पॉइंट है कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है। अभी जो बताया जा रहा था कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध नहीं है, अब यहाँ पे ये बताया जाएगा कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है। कैसे है, आइए यहाँ से हम देखते हैं। मेरा स्लाइड इधर उधर हो जा रहा भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। नागरिक शास्त्र में जो बताया जाता है कि पदार्थ विज्ञानों की तरह कार्य और कारण में चाहे प्रत्यक्ष और पूर्णतः निश्चित संबंध स्थापित ना करता हो, बट विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं। ये सामान्य निष्कर्ष व्यक्ति विशेष के बारे में ना सही, लेकिन उसकी सामूहिक गतिविधियों के बारे में अवश्य निकाले जा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम एक सामान्य निष्कर्ष जो निकाल रहे हैं, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष भले ही ना हो, लेकिन हम सामूहिक गतिविधियों के बारे में
जो है निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें, एग्जाम्पल के लिए लें, तो एक जो है जनता का जो असंतोष होता है, शासक वर्ग का शासित वर्ग होता है, वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार होता है, आर्थिक असमानता होती है, सदैव ही विद्रोह के क्या होते हैं, सामान्य कारण है। तो क्या भैया ये नहीं निकला कार्य और कारण में? ये तो एक तर्क निकला, एक जो है निष्कर्ष तो निकल ही गया ना कि जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार, यानी कि शासक वर्ग मतलब अगर राजा का मतलब ऐसे समझिए, तुरंत का एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि संसद के द्वारा कानून लाया गया, कृषि विधेयक कानून, उसमें क्या किया गया आप इस एग्जाम्पल के तहत तो समझ ही सकते हैं ना। क्या होता है कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग मतलब प्रधानमंत्री ने, अब ये क्या कर रहे हैं, अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। अपमानजनक व्यवहार कैसे कर रहे हैं? कृषि कानून के तहत कर रहे हैं। कृषि कानून तहत मतलब इन्होंने क्या लाया, विधेयक लाया, नियम कायदे कानून लाए। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि ये लोग पुलिस के माध्यम से, तमाम सैन्य बलों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये जो अपमानजनक व्यवहार, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उनको मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं उनके साथ, तो उस चीज़ को अपमानजनक व्यवहार के कारण क्या होगा, हमेशा सदैव ही मतलब ऑलवेज विद्रोह का सामान्य कारण बनेगा, जिससे क्या होगा, दंगे फसाद होंगे। तो ये निष्कर्ष तो निकला कि ये तो मतलब निश्चित है, नितांत है ना, ठीक है। आर्थिक असमानता जैसी बेरोजगारी घटेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, यही तो हो रही हैं ना, विद्रोह, सदैव विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी घट रही है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, युवा जो है क्या कर रहा है, कभी हैशटैग लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, विद्रोह कर रहा है तमाम प्रकार के। और शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, ये भी बताया जा रहा है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकरण, मतलब जैसे कोई शक्ति है तो इस शक्ति को केंद्रीकृत ना रख करके इसको क्या कर दिया, बिखेर दिया जाए, चारों तरफ क्या कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, यही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकृत। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, 3 स्तर पर शासन होता है, एक है राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि संघ हो गया, एक है राज्य स्तर पर यानी कि राज्य हो गया, दूसरा है पंचायती स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत हो गया। तो ये 3 स्तर पर शक्तियाँ काम करती हैं, यानी कि 3 प्रकार की सरकार हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत कर दिया गया। आगे क्या बताया जा रहा है कि मतलब ये हो गया कि जनता के प्रति क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति जनता का एक रुचि उत्पन्न होता है, उसका लगाव होता है। शासकों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं, इसी को ध्यान रखिएगा। अगर शासकों को किन्हीं प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार, ये भी कन्फ्यूजन होगा कुछ लोगों को कि भैया भ्रष्टाचार, जो पैसा लेता है वही केवल भ्रष्टाचार नहीं है, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, शब्द में बड़े खेल होते हैं। भ्रष्टाचार, इस चीज़ को अगर आप तोड़ेंगे तो भ्रष्ट धन आचार, यानी कि अगर आपका आचार विचार बात व्यवहार हर एक चीज़ जो आपकी एक्टिविटी है, आपका एटीट्यूड है, वो ही अगर भ्रष्ट है, गलत है, बेकार है, संकुचित है, रूढ़िवादी है, तो भी आप क्या हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो क्या आज आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं? सोचिएगा इस चीज़ को अपने ऊपर, क्या आप भ्रष्ट नहीं हैं? नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसका अगला टॉपिक मतलब अगला हेडिंग है, मतलब कैसे बताया जा रहा है कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। पर्यवेक्षण संभव, जो वहाँ पे चीज़ें गलत बताई जा रही हैं वही पे यहाँ पे उसी को सही बताया जा रहा है कि भैया पर्यवेक्षण भी संभव है। जैसा कि तमाम विज्ञान के विषयों में पदार्थों का जो है क्या किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है, उस तरह इसमें पर्यवेक्षण तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसी की तरह पर्यवेक्षण संभव हम कह सकते हैं कि हो सकता है, ये पर्यवेक्षण संभव है। मतलब कई रूपों में, कई एस्पेक्ट में, कई पहलुओं में, जैसे कि आचार्य कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मतलब कौटिल्य का मतलब आचार्य चाणक्य की बात यहाँ पे हो रही।
उन्होंने कहा था कि पर्यवेक्षण के आधार पर ही यह परिणाम निकाला गया था कि राजशक्ति का दुरुपयोग होने पर साधारण जनता तो क्या साधु सन्यासी भी क्रुद्ध हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राजशक्ति का दुरुपयोग यानी कि अपने शासन शक्ति का, यानी कि जो आप शासित जो शासन करने वाला वर्ग है, अगर वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगे तो जनता ही नहीं, एक साधु सन्यासी भी क्रोध में आ जाते हैं, उससे क्रोधित हो जाते हैं, उसकी शासन व्यवस्थाओं से। इसी प्रकार यूनानी विचारक अरस्तु ने भी, यानी कि एरिस्टोटल ने भी विभिन्न नगर राज्यों के 158 संविधान के पर्यवेक्षण के आधार पर क्रांति के कारण और क्रांति के प्रतिकार के उपायों का प्रतिपादन भी किया था कि भैया 158 संविधान मतलब 158 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा और उसमें ये पता किया कि क्रांति और कारण, मतलब क्रांति के कारण और क्रांति के प्रतिकार जो है क्या हो सकते हैं, उनके उपाय क्या हो सकते हैं, ये सभी चीज़ों अरस्तु के द्वारा बताया गया। आज राजनीतिक विषयों के अध्ययन में इस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा, आज इसी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है भैया। कि पहले पर्यवेक्षण किया जा रहा है, मतलब पहले समझा जा रहा है, मतलब पर्यवेक्षण करने का मतलब आप दूसरे तरीके से इस तरह समझिए कि भैया एनालिसिस करना, कोई चीज़ क्यों हो रही है। जैसे कोई नियम आया, कोई पॉलिसीज आई, कोई जो है योजना आई, वो असफल हो गई, असफल क्यों हुई, इस चीज़ पर तर्क करना, इस चीज़ पर एनालिसिस करना, विचार करना, विमर्श करना, ये सब कुछ काम एक साइंटिफिक तरीके से करना, तो जाकर ये एक साइंस के सब्जेक्ट के अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं कि भैया नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। यहाँ तो बातें कन्फर्म हो गई। अगला हेडिंग आता है चौथा, इसी को ध्यान रखिएगा, प्रयोग या परीक्षण संभव भी है। ये बताया जा रहा है कि प्रयोग और परीक्षण भी संभव है। यद्यपि नागरिक शास्त्र में पदार्थ विज्ञानों के समान परीक्षण तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि नागरिक शास्त्र का अध्ययन विषय मानव एक विवेकशील प्राणी है, एक विवेकशील मतलब उसके अंदर विवेक नाम का कोई मतलब एक इमोशन होता है, इमोशनली है, इमोशन होता है उसके अंतर्गत। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिक शास्त्र में प्रयोग या परीक्षण की क्षमता ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें परीक्षण नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता। चौथे आम चुनाव के बाद भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में मिलीजुली सरकारों की स्थापना की गई, वह एक प्रकार से प्रयोग ही था। अब समझ में आ गया आपको। जैसे क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है ना प्रयोग या परीक्षण संभव, अभी बताया गया। अभी इसके जस्ट पहले स्लाइड वाले में मैंने क्या बताया था, जस्ट पहले मतलब जिसमें बताया जा रहा था कि नागरिक शास्त्र विज्ञान नहीं है, मतलब तमाम प्रकार की आपत्तियाँ बताई जा रही थी, उसमें यही बताया गया था ना प्रयोग या परीक्षण संभव नहीं है। लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रयोग और परीक्षण संभव हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को लागू करना है, किसी नियम को लागू करना है, किसी जो है योजनाओं को लाना है, कोई पॉलिसीज लाना है, तो अगर उस चीज़ को हम थोड़े से कम्युनिटी, थोड़े से लोगों, थोड़े से जगह में, थोड़े से गांव में अगर उस चीज़ को हम रेगुलेट करें और ये पता करें कि क्या इसका परिणाम आता है, ये मतलब जो है पूरा होता है कि नहीं होता, सफल होता है कि नहीं होता है, तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं ना। जैसे कोई मतलब पॉलिसीज़ आई पूरे भारत के लेवल पे, तो पूरे भारत के लेवल पे ना लाने से पहले मतलब अच्छा ये है कि उसको थोड़े से लेवल पे लाएं। थोड़े से लेवल मतलब किसी ज़िले को दे दें, किसी राज्य को दे दें, तब जाकर हम पूरे धीरे धीरे मतलब कंट्री में फैलाएं। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं कि भैया ये अगर इस राज्य में फेमस हो रहा है, मतलब लोकप्रिय हो रहा है, यानी सफल हो रहा है, तो ठीक है, क्यों सफल हो रहा है उसके भी कारण हम जानेंगे। अगर इस एरिया में सफल हो रहा है तो इसके जैसे और कितने एरिया हैं, तो ये सारी चीज़ें निकल सकते हैं ना। कोई पॉलिसीज अगर सफल असफल होती है तो उसके कारण भी होते हैं, जैसे मतलब एरिया कैसा है, समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ का मतलब जलवायु मतलब पर्यावरण कैसा है, प्रकृति कैसी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब अब जैसा जो है पॉलिसीज हो, जैसी योजना, उसके आधार पे हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो ये हम कर सकते हैं ना कि मतलब एक बार रेगुलेट करके तो देखें, पता तो चलेगा कि गलत है, सही है, क्या है, कैसे है, सारे एस्पेक्ट, सारे पहलुओं का तो कम से कम पता चलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि क्या इसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि भैया नागरिक शास्त्र विज्ञान है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद अब आ जाइए नागरिक शास्त्र की अध्ययन विधियाँ कि नागरिक शास्त्र की अध्ययन विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो यही सब चीज़ें फिर से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अध्ययन विधियाँ मतलब किस तरीके से आप नागरिक शास्त्र को अध्ययन कर सकते हैं, नागरिक शास्त्र को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किन पहलुओं को जानकर पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यही सब हैं विधियाँ नागरिक शास्त्र की। तो पहला है पर्यवेक्षणात्मक विधि। अभी पता चल गया आपको कि भैया पर्यवेक्षण तो कर ही सकते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अतीत में जाकर समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी संस्था के बारे में जानना हो, घटनाओं के बारे में जानना हो, तो आप थोड़ा सा पहले जाइए, वहाँ पर उस प्रकार की जो है संस्थाएँ थीं, घटनाएँ हुआ करती थीं, तो उसका अगर कोई संस्था था तो उसका क्या क्या मतलब जो है संरचना होती थी, उसके लोग काम कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से कर सकते हैं। फिर जो है आज के लोग कैसे हैं, आज का समाज कैसा है, इसके आधार पर हम तुलना करके क्या करें, उसका एक ऐतिहासिक पद्धति यानी कि हिस्टोरिकल मेथड के द्वारा एक अध्ययन कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को, यानी कि जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखकर, समझकर, उसका रिजल्टेंट निकाल कर हम आज के लोगों और आज के जो है नागरिकों के ऊपर, आज के राज्य के ऊपर ये चीज़ें फॉलो अप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसका रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं। तो ये हो गया ऐतिहासिक पद्धति कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति। इसमें क्या होता है कि ये पद्धति जो होती है थोड़ा सा रिलेटेड होता है ऐतिहासिक पद्धति से। जैसे वहाँ पे तुलना भी मैंने कहा कि इसमें तुलना करके हम ऐसा कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि तमाम प्रकार के सामाजिक संस्था, तमाम NGO, तमाम राज्य और उनके संगठन, उनकी नीतियाँ, कार्य, इन सभी चीज़ों का जैसे क्या होता है कि आज भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 स्टेट और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज यानी कि UT। तो अब क्या है, कोई ज़रूरी ये नहीं है कि अगर एक पॉलिसीज़ उत्तर भारत में सफल हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में सफल हो जाए। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरेटिव कर सकते हैं कि भैया अगर यहाँ पे सफल हो रही है तो क्या यहाँ पे सफल हो सकती है, उत्तराखंड, पंजाब और इधर हरियाणा में सफल हो रही है तो क्या इधर सफल हो रही है, अगर उत्तराखंड में सफल हो रही है तो पंजाब में सफल क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम तुलना कर सकते हैं, यानी कि कंपैरेटिव मेथड अपना सकते हैं। अगला है प्रयोगात्मक भी आपको पता चले प्रयोग करके। दार्शनिक पद्धति का मतलब क्या कहते हैं उसको, दार्शनिक मतलब फिलासफिकल मेथड। हाँ, दार्शनिक मतलब फिलासफिकल मेथड, फिलासफर हमको आ रहा था, तो फिलासफिकल मेथड हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कल्पना, विचार और तमाम प्रकार के, जैसे कोई शब्द ले लिया, कोई NGOs ले लिए, कोई हम नीति ले लिए, कोई हम पॉलिसीज़ ले लिए, योजना ले लिए, उसके ऊपर हम कल्पना करके देखते हैं, विचार करके देखते हैं, तर्क वितर्क करके देखते हैं, उसके ऊपर अध्ययन करके देखते हैं, मतलब बिना कहीं गए हुए, तो इसको कहा जाता है भैया दार्शनिक पद्धति। अच्छा, दार्शनिक पद्धति सबसे पहले प्लेटो के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था या प्रयुक्त किया गया था या दिया गया था। सबसे पहले दार्शनिक पद्धति का सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख रूप में प्रयोग प्लेटो के द्वारा ही किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि कल्पना और विचारों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की जो मूल प्रकृति और सामाजिक संगठन का उद्देश्य होता है निश्चित कर लेने के बाद इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है कि आदर्श नागरिक जीवन की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए किस प्रकार के सामाजिक संगठन और व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। एक फिलासफर जो होता है वो उसके दिमाग में जो होता है ना तमाम प्रकार के मॉडल होते हैं कि सामाजिक संगठन ऐसे होने चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए। आप चाहे ओशो को ले लीजिए, सदगुरु ईसा को ले लीजिए, या तमाम प्रकार के जो दार्शनिक हैं, या लाओत्सो को ले लीजिए। लाओत्सो मतलब चाइनीज़ के एक दार्शनिक हुआ करते थे, लाओत्सो, आप नेट सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। और तमाम प्रकार के मतलब प्लेटो, अरस्तु, जो भी हैं दुनिया भर के, उन सब लोगों के दिमाग में क्या होता था कि एक, अब प्लेटो के बारे में आप पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है कि राज्य की संकल्पना क्या है, राज्य एक आदर्शवाद राज्य कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें हैं ना, न्याय व्यवस्था, मतलब सब कुछ क्या होता है एक मॉडल होता है। मतलब
एक समाज को आदर्श बनाना, समाज को एक नई दिशा में ले जाने का एक मॉडल होता है इन दार्शनिकों के पास। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति भी आपको पता चलेगा कि भैया वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है। फिर विश्लेषणात्मक किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध की जाती हैं और सुव्यवस्थित संगठित किया जाता है। तो इसे हम कह देते हैं कि भैया साइंटिफिक मेथड है। तो ये भी चीज़ें हो गई, तुलनात्मक वाला भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गया हो। उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा आपको वीडियो मिलेगा नहीं, सही बता रहा हूँ। बहुत मतलब मन से चीज़ें जब हमको देते हैं ना तो अंदर से लगता है कि भाई हाँ कुछ मिल रहा है, कुछ दिया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें लग कैसी रही हैं। इतना होने के बाद अब जो है नागरिक शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता और महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो भैया इसका उपयोगिता और महत्व बहुत कुछ है कि जैसे कि नागरिकों के सद्गुणों का विकास, मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। ठीक है। पहला अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर पहला आप जानेंगे तो जो नागरिक होता है, सीधे सीधा आप ये कह सकते हैं कि नागरिकों के सर्वांगीण विकास, नागरिकों क्या होता है सर्वांगीण विकास के लिए क्या होता है नागरिक शास्त्र ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है सर्वांगीण विकास में ही उसके कर्तव्य आ जाएंगे, सर्वांगीण विकास में ही उसके अधिकार आ जाएंगे, सर्वांगीण विकास में ही मानवाधिकार आ जाएगा, सर्वांगीण विकास में ही उसकी क्या कहते हैं इसको इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर एक तरीके का इसमें क्या होता है समन्वय होता है। ठीक है। राज्य, संस्था, इन सभी चीज़ों का एक आदर्श स्वरूप स्थापित करने के लिए क्या हम करते हैं नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं। मानव के दृष्टिकोण को जो है उसको आदर बनाना, शांतिपूर्ण बनाना और उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधुत्व लाना, शिक्षा लाना, राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान होना, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है तुलना करना, ज्ञान जो है लेना और स्वस्थ जनमत के निर्माण में एक सहायकता प्रदान करना, प्रजातांत्रिक शासन की सफलता में सहायता प्रदान करना, वैश्वीकरण की चुनौतियों का ज्ञान और उसका जो है निदान करना और तमाम प्रकार के मतलब हर एक तरीके से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान लेना, राज्य एवं सरकार का ज्ञान लेना, ये मतलब हर एक तरीके से मतलब समाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सभी चीज़ों का एक सार है नागरिक शास्त्र। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इतना हो जाने के बाद उपयोगिता या महत्व दोनों भी आप कह सकते हैं। उपयोगिता क्या है और महत्व क्या है। अगर महत्व तो मतलब हो गया ठीक है, जैसे नागरिकता की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय विकास में कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं, कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं, ये भी नागरिक शास्त्र ही बताता है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की शिक्षा भी नागरिक शास्त्र ही देता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो भैया लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने पे कुछ होता नहीं है। या थोड़ा सा मतलब इतना होता है कि भैया इतना मेहनत कर रहा है आदमी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है। जब मोटिवेशन हो जाता है उसे उत्साह हो जाता है, जब उत्साह हो जाता है तो वो कुछ और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। ये है साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक रीज़न और साइकोलॉजिकल रीज़न कि अगर आप किसी को थोड़ा सा पुशअप कर देते हैं, थोड़ा सा मनोबल बढ़ा देते हैं ना, तो आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करता है कि हाँ हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम मिल रहा है। तो भैया हर एक चीज़ स्वार्थ पे निर्भर है। हम तो सीधा सीधा कहते हैं भैया हर एक चीज़ स्वार्थ है। हम भी स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी हैं। तो हमारा स्वार्थ ये है कि जो है लोग हमको जाने, हमको मतलब यूट्यूब पे एक अच्छा खासा फेम मिले, ये सारी चीज़ें हैं। आपका ही स्वार्थ ये होना चाहिए कि भैया हमको नॉलेज मिलेगा। तो दोनों का क्रिया प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पर भी आ गए। आप अगर क्रिया देंगे तो हम प्रतिक्रिया देंगे। आप जितनी अच्छी क्रिया देंगे हम मतलब जितना अच्छा आप प्रतिक्रिया देंगे उतना अच्छा हम क्रिया देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, हम उतना अच्छे से क्रिया भी देंगे। तो पहले प्रतिक्रिया फिर क्रिया, मैंने मतलब
क्रिया तो दे ही दिया, क्रिया अपना हमने जो है कार्य कर दिया। अब उस कार्य पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना कमेंट, अपना शेयर, अपना सब्सक्राइबर सब कुछ करते रहिए, मतलब मनोबल बढ़ाते रहिए और खुश रहिए। और इसी के साथ अगर आप इस चीज़ के या इस वीडियो का लेक्चर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं भैया, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे सर्च करेंगे इनोवेटिव GS नॉलेज, इनोवेटिव GS नॉलेज सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन करके सारी चीज़ें, वीडियो और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।